हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16 क्लोजनेस, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना। ओबरॉय पैलेस। जैसे ही धुनकी ने रोते हुए वेदिका का नाम लिया, स्वरित की आंखें वेदिका की तरफ घूम गई और वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या धुनकी की इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ है वेदिका? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? स्वरांश जल्दी से बोला। भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेदिका धुनकी के साथ कुछ ऐसा करें। आप भी इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। आप जानते नहीं है इसे ये कैसी लड़की है। स्वरित तुरंत बोला। ये तुम क्या बोल रहे हो स्वरांश? तुम धुनकी पर इल्जाम लगा रहे हो। उसकी हालत देखो, कितनी घबराई हुई है वो, कितना परेशान लग रही है। उसे स्टोर रूम में बंद किया गया था। वो खुद से तो स्टोर रूम में बंद नहीं हो गई होगी ना। जरूर किसी ने उसे स्टोर में बंद किया होगा, और अगर धुनकी कह रही है ये सब वेदिका ने, तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वहां पर वसुंधरा जी की आवाज गूंजी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? वसुंधरा जी की आवाज सुनकर ही धुनकी एकदम से कांप उठी। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो कब से स्वरित के सीने से लगी हुई है। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। वही वसुंधरा जी की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वो तो सोच रही थी कि उसे धुनकी और स्वरांश को अलग रखना पड़ेगा, लेकिन अब स्वरित और धुनकी दोनों को एक साथ देखकर उनके इरादे कुछ और ही हो चुके थे। वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर प्रियांशी की वेडिंग ऑर्गेनाइज बनकर आई हो, तो अपना काम करो ना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के इस तरह से सीने से लगने की? धुनकी ने अपना चेहरा झुका लिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से स्वरित के सीने से कैसे लग गई। पर वो डर इतना ज्यादा गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वरित में उसे कंफर्ट जोन नजर आया और वो बस उसकी तरफ भागी चली गई। स्वरित वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज मॉम, धुनकी की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। किसी ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वसुंधरा जी तुरंत बोली, किसी ने नहीं, वेदिका ने। उनकी बात पर वेदिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वसुंधरा जी एक बार फिर से बोली, तुम्हारे हिसाब से तो वेदिका ने ही उसे स्टोर रूम में बंद किया है ना? ये बोलते हुए उनकी नजरें स्वरित पर थी। वो अब एक बार फिर से गुस्से से बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वेदिका पर इस तरह का इल्जाम लगा सकते हो स्वरित। तुम जानते हो उसे, वेदिका कैसी लड़की है, कितनी मासूम है, कितनी भोली है। तुम्हें लगता है कि वो इस तरह की चालाकियां कर सकती है? तुम्हें वेदिका पर यकीन नहीं, लेकिन इस धुनकी पर तुम्हें यकीन है। हो सकता है ना ये इसी की कोई चाल हो। धुनकी उनकी बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, माना उसकी गलती थी कि वो इस तरह से स्वरित के करीब चली गई। लेकिन वो इस तरह की घटिया हरकत करेगी, इस बात का इल्जाम वो खुद पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला वेदिका पर झूठा इल्जाम? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले वसुंधरा जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, जाओ, जाकर अपना काम करो। अगर काम सही से नहीं होता तो अपना काम छोड़कर यहाँ से जा सकती हो। जितने पैसे बनते हो बता देना, उससे ज्यादा ही दे दूंगी। पर इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। ये ओबरॉय पैलेस है, यहाँ इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं चलेगी। धुन की हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बस बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वेदिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट। जिस तरह से वसुंधरा जी ने उसका साथ दिया, उसका मन तो कर रहा था कि वो जाकर वसुंधरा जी को कह दे कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट सास है, लेकिन फिलहाल वो धुनकी के आंसू देखने में बिजी थी। धुनकी अपने आंसू साफ करने लगी और स्वरांश बस उसे अपनी गहरी नजरों से देखता रहा। वहीं स्वरित की नजरें भी धुनकी पर थी। उसे धुनकी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वसुंधरा जी का गुस्सा देखकर वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। वसुंधरा जी वहां से जैसे ही गई, स्वरांश धुनकी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो धुनकी के पास जाता उससे पहले ही स्वरित ने धुनकी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है धुनकी।
वो एक्चुअली क्या है ना कि मॉम थोड़ा गुस्से वाली है। वो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती है और कुछ भी बोल देती है। लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। उनका दिल बहुत साफ है। अगर तुम कुछ दिन उनके साथ बिताओगी तो तुम उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाओगी, इसलिए प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। धुनकी ने हल्का सा मुस्कुरा कर बस अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, अब मैं अपने काम से काम ही रखूंगी मिस्टर ओबरॉय। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं, मैं इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। स्वरित जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओगी। किसी को तुम्हें तकलीफ देने का कोई हक नहीं है। धुनकी उसकी बातें सुनते हुए स्वरांश और वेदिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्वरांश को भी ये बात नहीं पता थी कि धुनकी झूठ नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही है। सच में वेदिका ने ही स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया था। लेकिन उसे तो यही लग रहा था कि धुनकी वेदिका को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो स्वरित के सामने मासूम और बेचारी बन पाए और स्वरित उसके जाल में फंस जाए। वो गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए मन ही मन बोला, बेशक से कोई और तुम्हारी हरकतें समझे या ना, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम मेरे भाई को अपने जाल में फंसाना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा असली चेहरा उनके सामने जरूर लेकर आऊंगा और तुमने आज जो वेदिका पर इल्जाम लगाया है, उसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तभी अचानक से वो अपने ख्यालों से बाहर आया और सामने खड़ी वेदिका की तरफ देखने लगा, जिसने उसके कंधे पर अभी अभी अपना हाथ रखा था। अब उसने सामने की तरफ देखा जहां पर पहले स्वरित और धुनकी खड़े थे, लेकिन अब वो दोनों वहां से गायब थे। वेदिका स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? स्वरांश तुरंत बोला, कुछ कुछ भी नहीं। वेदिका मायूस होकर बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए स्वरांश। स्वरांश हैरानी से बोला, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम यहाँ से क्यों जाओगी? वेदिका बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारे सामने है स्वरांश। आज स्वरित ने मुझ पर इल्जाम लगाया, वो भी उस लड़की के लिए। इससे पहले कि उस लड़की के लिए मुझे यहाँ पर अब कोई और जलील करे, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। स्वरांश ने जल्दी से उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोला, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं पर रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर किसी को यहाँ से जाना ही है तो वो होगी वो लड़की, ना कि तुम। और डोंट वरी, भाई की आंखों पर उस लड़की ने पट्टी बांधी हुई है। लेकिन जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, उस दिन भाई को समझ में आएगा कि वो लड़की कितनी बड़ी चालबाज और कितनी बड़ी धोखेबाज है। डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं किसी को तुम पर कोई उंगली नहीं उठाने दूंगा और इस लड़की का इलाज तो मैं बहुत जल्द ही करूंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और वेदिका के चेहरे पर अब शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो यही तो चाहती थी, स्वरांश को धुनकी के खिलाफ भड़काना। स्वरित से तो उसे कोई लेना देना नहीं था। वो बेशक से धुनकी के साथ कुछ भी करे, उसे कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन स्वरांश के दिल में उस लड़की के लिए जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आना चाहिए था। उसे बस इसी बात का ख्याल रखना था। वही धुनकी अपने रूम में आई और आकर रोने लगी। तभी अचानक से दरवाजा नॉक हुआ। धुनकी ने दरवाजे की तरफ पलट कर देखा तो सामने स्वरित खड़ा था। स्वरित ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो बिना इजाजत ही अंदर की तरफ आया और अगले ही पल धुनकी के सामने आकर उसने धुनकी के गाल पर अपना हाथ रख लिया। धुनकी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। स्वरित उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मॉम की बातों का इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? धुनकी रोते हुए बोली, बात सिर्फ आपकी मॉम की नहीं है मिस्टर ओबरॉय, ये दुनिया ऐसी है। यहाँ पर अगर कोई गरीब है तो उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं होती, जरा सी भी वैल्यू नहीं होती। हम यहाँ पर काम करने आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी। सच में वेदिका ने ही मुझे उस स्टोर में बंद किया था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। मैंने फैसला ले लिया है मिस्टर ओबरॉय कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप प्लीज प्रियांशी की वेडिंग ऑर्गेनाइज किसी और को बना लीजिएगा। बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन अब मुझसे ये काम नहीं होगा।
मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर स्वरित तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दूंगा। ये कोई बात नहीं होती धुनकी कि तुम इतनी सी बात पर यहाँ से चली जाओ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। उसने अब धुनकी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अगर मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लूं तो। धुनकी जल्दी से बोली, बात वो नहीं है मिस्टर ओबरॉय। स्वरित ने अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा तो धुनकी को अपनी बॉडी में एक अलग ही हलचल सी महसूस होने लगी। स्वरित अपना हाथ धीरे धीरे उसके कंधे की तरफ लेकर आया और फिर उसकी गर्दन के पीछे अपनी उंगलियां रखकर उसकी गर्दन को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन हम दोनों दोस्त तो हैं ना धुनकी। अगर उस दोस्ती के नाते मैं तुमसे एक चीज मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? उसकी बात पर धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वरित उसके चेहरे पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बात पर धुनकी का दिल जोरों से धड़क उठा। स्वरित उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, पता नहीं क्यों धुनकी, लेकिन तुम्हें खुद से दूर जाते हुए सोचकर भी मेरा दिल तड़पने लगा है। प्लीज ऐसा मत करो ना। मुझे छोड़कर मत जाओ ना। उसकी बात सुनकर अब धुनकी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं इस वक्त धुनकी के रूम के बाहर से गुजर रहा स्वरांश खिड़की से धुनकी और स्वरित को देख रहा था, जहां स्वरित अब लगभग से धुनकी की गर्दन पर झुक चुका था और धुनकी के हाथ स्वरित के कंधों पर आ गए थे। एपिसोड 17, बहुत बदतमीज हो तुम। ओबरॉय पैलेस। धुनकी और स्वरित दोनों धुनकी के रूम में थे और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। जिस तरह से स्वरित ने धुनकी को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे धुनकी उसके सीने से लगी हुई हो और स्वरित का चेहरा उसके गर्दन पर झुका हुआ था, जिसकी वजह से खिड़की पर खड़े स्वरांश को लग रहा था कि शायद स्वरित धुनकी को उसकी गर्दन पर किस कर रहा है। उन दोनों को यूं देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली थी। वो स्वरित को धुनकी के साथ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो तुरंत दरवाजे की तरफ आया और उसने जोर से दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर ही धुनकी एकदम से होश में आई और तुरंत पीछे की तरफ हट गई। उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। अब वो स्वरित से अपनी नजरें चुराने लगी थी। वही स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कौन है। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया और जब उसने दरवाजा खोला और स्वरांश को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब से हो गए। वो स्वरांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? स्वरांश तुरंत बोला, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? स्वरित तुरंत बोला, वो एक्चुअली धुनकी का मूड थोड़ा खराब था तो वो बस जानने आया था कि अब उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ या नहीं। वो ठीक तो है ना? वो हमारी गेस्ट है, हम उसके साथ ऐसे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं जैसा आज मॉम ने किया। तो मुझे बस उसकी फिक्र हो रही थी। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया। उसकी तिरछी नजरें अब रूम के अंदर खड़ी हुई धुनकी पर गई। वो धुनकी को देखते हुए तंज कसकर बोला, आप बहुत महान है भाई जो लोगों को पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। खैर इस बात पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं लोगों के लिए अपने भाई को ना ही डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ ना ही उनसे कोई बहस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर लोगों को ये लगता है कि वो मेरे भाई को बेवकूफ बना सकते हैं तो वो बहुत गलत है। स्वरित उसका इशारा समझ रहा था। वो जल्दी से बोला, तुम गलत समझ रहे हो स्वरांश, ऐसा नहीं है। तुम लोग धुनकी के साथ इस तरह से क्यों बर्ताव? अभी वो बोल ही रहा था कि धुनकी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, रहने दीजिए मिस्टर ओबरॉय। आप प्लीज मेरे लिए अपने भाई से मत लड़िए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश बोला, तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसी लड़की की वजह से अपने भाई से लड़ूंगा। खैर भाई प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कोई काम है। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरह हट गया।
स्वरित ने अब एक नजर धुनकी की तरफ देखा और बोला, तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ से तुम कहीं नहीं जाओगी धुनकी। ये वेडिंग तुम ही ऑर्गेनाइज करोगी और अगर तुमने ये वेडिंग ऑर्गेनाइज नहीं की तो मैं प्रियांशी से बात करूंगा और उससे कहूंगा कि हम उसकी वेडिंग अब थोड़ा टाइम रुक कर करेंगे। अब तुम देखो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में कोई रुकावट आने देनी है या नहीं। उसकी बात सुनते हुए बस धुनकी उसकी तरफ देखती ही रह गई। अब भला इतनी बड़ी बात पर वो यहाँ से कैसे ही जा सकती थी। इसलिए वो चुपचाप बस अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, नहीं अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर ओबरॉय, मैं यहीं पर रहूंगी। उसकी बात पर स्वरित मुस्कुराया और फिर स्वरांश के साथ बाहर की तरफ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद धुनकी बेड पर आई और एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं जब से ओबरॉय पैलेस आई हूँ तब से मेरे साथ क्या ही हो रहा है। मैं जितना नेगेटिविटी और फालतू की चीजों से दूर रहना चाहती हूँ उतना ही ये सब कुछ मेरे साथ ज्यादा हो रहा है। मुझे बस जल्दी से जल्दी ये सारा वेडिंग प्लान करके प्रियांशी की शादी के बाद यहाँ से जाना होगा। अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकना चाहती। उस स्वरांश ओबरॉय और वेदिका से मुझे बहुत दूर रहना है, बहुत बहुत दूर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अपने कपड़े लिए और शॉवर लेने चली गई। कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर निकली और नीचे डाइनिंग एरिया में जहां पर सब लोग पहले से ही खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। हालांकि धुनकी को वहां पर बैठते हुए भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो प्रियांशी और स्वरित के लिए खुद को नॉर्मल रख रही थी। प्रियांशी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्ती और अब स्वरित के साथ भी उसकी जो दोस्ती हुई थी वो उस दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी। वसुंधरा जी उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। जिस तरह से वो स्वरित के साथ वाली चेयर पर आकर बैठी थी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और स्वरांश भी गुस्से से उसे देख रहा था। वेदिका के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम प्रियांशी की वेडिंग ऑर्गेनाइजर हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ काम करते हुए तो देखा नहीं। सारा काम तो तुम्हारे स्टाफ के लोग करते हैं। धुनकी मुस्कुराए और बोली, वो लोग मेरा काम करते हैं इसलिए मैंने रखा हुआ है। अगर वो सारा काम मैं करती तो मुझे उन्हें रखने की जरूरत ही क्या थी। उसके जवाब पर वेदिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वसुंधरा जी तुरंत बोली, इतना भड़क क्यों रही हो? वेदिका ने सिर्फ तुमसे सवाल किया है। धुनकी भी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैंने भी उस सवाल का सिर्फ जवाब दिया है। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, बहुत बदतमीज हो तुम। धुनकी एक गहरी सांस लेकर बोली, जैसा जिसे लगे। अब किसी की सोच मैं बदलूं इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। खैर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। स्वरित और स्वरांश दोनों की नजरें इस वक्त वसुंधरा जी पर थी। वसुंधरा जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अगर किसी और ने हमसे इतनी बदतमीजी की होती तो अब तक हम उसे घर से बाहर निकाल चुके होते, लेकिन इस लड़की को बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रियांशी के लिए। ये बोलते हुए उनकी नजरें प्रियांशी पर थी। प्रियांशी तुरंत बोली, मासीमा धुनकी गलत नहीं है। वेदिका ने सवाल ही उसे इस लहजे में। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही वसुंधरा जी बोली, अब तुम हमें समझाओगी कि कौन सी बात कौन से लहजे में बोली गई है। उनकी बात सुनकर प्रियांशी ने अपना चेहरा झुका लिया। स्वरित एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ये डाइनिंग टेबल है, लेकिन यहाँ पर आजकल ब्रेकफास्ट से ज्यादा बहस होने लगी है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से उठा और बाहर की तरफ चला गया। उसे यूं जाते हुए देख स्वरांश गुस्से से बोला, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठा और अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ धुनकी बाहर गार्डन में डेकोरेशन करवा रही थी। आज तो हालांकि कोई फंक्शन नहीं था लेकिन घर को सजाना तो था ही। बाहर लाइट्स वगैरह चेंज हो रही थी और साथ ही साथ दरवाजे पर फूल वगैरह भी लग रहे थे। तभी धुनकी ने अपने स्टाफ से पूछा, तुमने कल के लिए फूल ऑर्डर कर दिए ना? कल प्रियांशी की मेहंदी की रस्म होने वाली है तो सब कुछ रेडी है ना? वो स्टाफ वाला परेशान होते बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम लेकिन मैं फुल ऑर्डर करना तो भूल ही गया, पर अब आपने याद दिला दिया है तो मैं बस अभी फोन कर देता हूँ।
ये बोलकर उसने अपना फोन निकाला और फूल वाले को फोन किया। उनका फूलों का कंसाइनमेंट एक ही शॉप से आता था जो कि उस शहर की सबसे बड़ी फूलों की दुकान थी, लेकिन सामने वाला अब फोन ही नहीं उठा रहा था। वो लड़का परेशान होते हुए बोला, धुनकी मैडम, ये तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। धुनकी गुस्से से बोली, जब अपना काम वक्त से नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर हमने अब ऑर्डर नहीं दिया तो कल हमें फूल कैसे डिलीवर होंगे? अब तुम रहने दो, मैं कुछ करती हूँ। ये बोलकर उसने अपने फोन से फूल वाले को फोन किया, लेकिन उसके फोन से भी उसने फोन नहीं उठाया तो वो खुद से ही बोली, अब मुझे ही वहां पर जाना होगा और फूलों का ऑर्डर देना होगा। अगर आज फुल ऑर्डर नहीं होंगे तो कल आएंगे कैसे? और अगर ऐसा हुआ तो वसुंधरा आंटी तो मेरी जान ही ले लेंगी। ये बोलते हुए उसने अंदर की तरफ देखा। वो हड़बड़ा कर बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने 3-4 कदम बढ़ाए, अचानक से उसकी हील की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही स्वरित ने उसे अपनी बाहों में संभाला। स्वरित और धुनकी दोनों का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था, क्योंकि अब अगर धुनकी गिरती तो उसके पैर पर बहुत ज्यादा जोर से चोट लगती। उसने हाई हील्स पहनी हुई थी। स्वरित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या करती हो तुम धुनकी, इतनी हाई हील्स पहनने जरूरी है क्या? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो दिखाओ मुझे, कहीं चोट लग तो नहीं गई? ये बोलकर वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया और उसने धुनकी के पैर को अपने हाथों में थाम लिया। जबकि अपने रूम की बालकनी में खड़ा स्वरांश एक बार फिर से गुस्से में पागल होने लगा था और उसने जोर से अपना हाथ वहां लगी हुई कांच की विंडो पर मारा तो वो कांच एक झटके से टूट गया और स्वरांश का हाथ खून से लहूलुहान हो गया। एपिसोड 18 देखो जो भी हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। ओबरॉय पहले स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसका हाथ खून से लहूलुहान हो चुका था। अभी अभी उसने अपना हाथ कांच की विंडो पर मारा था। उसकी नजरें सामने गार्डन की तरफ थी, जहां पर धुनकी खड़ी थी और स्वरित नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसने धुनकी के पैर को अपने हाथों में थामा हुआ था और अपने घुटने पर रखा हुआ था। उन दोनों को यूं देखकर स्वरांश इस वक्त आग बबूला हो रहा था। धुनकी स्वरित की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज प्लीज मिस्टर ओबरॉय, आप नीचे से खड़े हो जाए, प्लीज आप नीचे ऐसे मत बैठिए। स्वरित गुस्से से बोला, चुप हो जाओ, तुम देख भी रही हो तुम्हारे पैर पर कितनी चोट लगी है। दर्द हो रहा है ना तुम्हारा पैर? ये बोलते हुए उसकी नजरें धुनकी के पैर पर थी, जो सच में थोड़ा नीला होने लगा था। धुनकी ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। स्वरित अब उसकी फिक्र जताते हुए बोला, तो दर्द छुपा क्यों रही हो? क्यों करती हो तुम ऐसा अपने साथ धुनकी? प्लीज अपना ख्याल रखा करो ना, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो तुम्हें। धुनकी अब कुछ बोल ही नहीं पाई। स्वरित जल्दी से बोला, एक काम करो तुम, आओ मेरे साथ। ये बोलते हुए वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और अगले ही पल उसने धुनकी को अपनी गोद में उठा लिया। धुनकी के हाथ स्वरित के कंधे पर आ गए और उन दोनों को यूं देखते हुए स्वरांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए तुम तो खुद को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटती। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। अपने ही पैर पर चोट लगा ली सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। पर इतना सब कुछ करके भी तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मेरा भाई इतना बेवकूफ नहीं जो यूं ही तुम्हारी बातों में आ जाए। अभी तक मैं जिंदा हूँ, बेशक से वो अब फिलहाल तुम्हारे साथ है, लेकिन बहुत जल्दी उनकी आंखों से मैं तुम्हारे नाम की पट्टी हटाऊंगा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ टूटी हुई कांच की विंडो पर रख दिया था, जहां पर वो टूटा हुआ कांच अभी भी लगा हुआ था और अब वो कांच स्वरांश के हाथ में धंस रहा था। धुनकी के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। वो धुनकी को स्वरित के साथ देखकर बढ़ रही थी, या फिर स्वरित को धुनकी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता था। वही स्वरित ने धुनकी को बाहर गार्डन में लगे सोफे पर बिठाया और फिर एक सर्वेंट को मेडिकल बॉक्स लाने के लिए कहा। उस सर्वेंट ने जल्दी से मेडिकल बॉक्स लाकर स्वरित को दिया और स्वरित उसमें से दवा निकालकर धुनकी के पैर पर लगाने लगा। धुनकी तुरंत बोली, इतनी भी ज्यादा चोट नहीं लगी है मिस्टर ओबरॉय, और प्लीज आप ये सब रहने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम करना है।
अभी तो मुझे फूलों के कंसाइनमेंट का ऑर्डर देने भी जाना है। वो आदमी जिससे मुझे फूल खरीदने हैं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मुझे सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए मेरी, मैं ठीक हूँ। स्वरित उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो धुनकी। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। धुनकी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। स्वरित तुरंत बोला, तुम्हें जहाँ जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मेरी गाड़ी में। मैं नहीं चाहता तुम्हें अब कोई और प्रॉब्लम हो। अब तुम खुद देखो कि तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है, या फिर अब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर सीधा तुम्हारे रूम में लेकर जाऊं, जहां पर तुम आज का पूरा दिन रेस्ट करोगी। उसकी बात सुनकर धुनकी के होश उड़ गए। वो आज का पूरा दिन रेस्ट करना अफोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर ओबरॉय, मुझे काम तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। स्वरित मुस्कुराया और बोला, ये कि ना तुमने अच्छे बच्चों वाली बात। उसकी बात सुनकर धुनकी हंसने लगी थी। उसे मुस्कुराते हुए देख स्वरित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। वो धुनकी को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आया और दोनों उस स्टोर के लिए निकल गए, जहां पर धुनकी को अपने फूलों का ऑर्डर देना था। धुनकी गाड़ी में बैठी स्वरित की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, वैसे आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर ओबरॉय। आप जितनी मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, आज की दुनिया में इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। थैंक यू सो मच। हालांकि ओबरॉय पैलेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे दिल के हैं। उसकी बात सुनकर स्वरित मुस्कुराया और धुनकी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम मुझे मस्का लगा रही हो? धुनकी झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे इंसान ही नहीं है मिस्टर ओबरॉय कि आपको मस्का लगाया जाए। मैं जो भी बोल रही हूँ, अपने दिल से बोल रही हूँ। उसकी बात सुनकर स्वरित कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिल बस यही कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? क्या तुम्हारा दिल ये नहीं कहता कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो? ये बोलते हुए वो धुनकी को इंटेंस नजरों से देखने लगा था, और उसकी इतनी सीधी स्पष्ट बात सुनकर धुनकी के गाल गर्म हो उठे थे। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया और उसे ये शर्माते हुए देख स्वरित हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख अब धुनकी ने मुंह बनाया। कुछ ही देर में वो लोग एक स्टोर में पहुंचे, जहां पर सामने की तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जहां पर कुछ लोग बैठे थे। एक छोटा सा ऑफिस था, जहां उस स्टोर का मालिक बैठा था, जो फूलों के ऑर्डर लेता था, और पीछे की तरफ बड़े बड़े स्टोर रूम बने हुए थे, जिनमें कुछ कोल्ड स्टोर भी थे, जहां उन फूलों को रखा जाता था। जहां थोड़ी ठंड चाहिए होती थी, हालांकि वो इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन नॉर्मल ठंड वहां पर थी। धुनकी स्टोर के मालिक के ऑफिस में आई और उसे अपने कंसाइनमेंट का ऑर्डर देने लगी। तभी उसने कुछ फूलों के बारे में पूछा तो वो मालिक तुरंत बोला, उसके लिए तो आपके पीछे स्टोर रूम में जाना पड़ेगा। वहां पर वो फूल है जो आपको चाहिए। आप एक बार उन्हें देखकर ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। धुनकी ने एक नजर स्वरित की तरफ देखा। स्वरित तुरंत बोला, हाँ मैं यहीं पर बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम जाओ, अपना जो भी ऑर्डर है जल्दी से कंप्लीट करो ताकि हम घर चले। तुम्हें घर पर ड्रॉप करके ही मैं ऑफिस जाऊंगा। ये बोलते हुए वो अचानक अपने फोन की तरफ देखने लगा जो बजने लगा था। धुनकी झट से बोली, आई एम सॉरी, मैंने अपनी वजह से आपको भी डिस्टर्ब कर दिया मिस्टर ओबरॉय। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका सारा काम डिस्टर्ब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले स्वरित उसे घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। धुनकी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर वहां खड़े एक लड़के के साथ पीछे बने हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। वो एक कोल्ड स्टोर के बाहर आई। वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसी कोल्ड स्टोर में वो फूल पड़े हैं, आप अंदर जाए, तब तक मैं आता हूँ। ये बोलकर वो वहां से साइड चल गया। धुनकी ने उस लड़के की तरफ देखा, बोला, वो अकेली अंदर कैसे जा सकती थी? उसे कौन सा पता था कि जो फूल उसे चाहिए वो कहाँ रखे हैं और कहाँ नहीं।
लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस कोल्ड स्टोर के अंदर आ गई। अभी वहां पर थोड़ी थोड़ी ठंडी, लेकिन धुन की जैसे जैसे अंदर बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। कोई था जो उस कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर बढ़ा रहा था और उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। धुन की अंदर की तरफ आई और इधर उधर देखते हुए बोली, अब मैं उन फूलों को कैसे ढूंढूं? वो बहुत ही खूबसूरत फूल है और प्रियांशी को बहुत पसंद आएंगे। उसकी मेहंदी के फंक्शन में मुझे वही फूल चाहिए। ओह गोद, अब ये लड़का पता नहीं कब आएगा। ये बोलकर उसने पीछे दरवाजे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। अभी तक दरवाजा खुला था लेकिन अब दरवाजा अचानक से बंद हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर एकदम से अंधेरा छा गया। धुनकी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे की तरफ से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई और कदम भी अचानक से रुक गए। वो कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई उसके करीब बढ़ रहा है। लेकिन कोल्ड स्टोर में भला कोई ऐसे कैसे आ सकता है, ये सोचकर ही धुनकी की जान निकलने लगी थी और ऊपर से वहां छाया अंधेरा। वो तुरंत पीछे की तरफ पलटी और उस साए को देखते हुए बोली, कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मुझे फूल दिखाने के लिए तुम यहाँ पर आए हो क्या? देखो, जो भी हो जल्दी से मेरे सामने आओ। और ये लाइट बंद कैसे हो गई? इन्हें ऑन करो। ये बोलते हुए उसकी हड़बड़ाहट उसकी आवाज में साफ नजर आ रही थी और अचानक ही वो शख्स हंसने लगा तो उसकी हंसने की आवाज सुनकर धुनकी का दिल और भी ज्यादा डरने लगा। एपिसोड 19, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। फ्लावर फैक्ट्री में धुनकी कोल्ड स्टोर के अंदर थी और डर से कांपने लगी थी। उसके सामने ही एक साया खड़ा था जिसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस कोल्ड स्टोर में पूरा अंधेरा था। वो वहां पर कुछ भी देख नहीं पा रही थी। ऊपर से उस कोल्ड स्टोर का दरवाजा भी बंद था और वहां पर ठंड भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसने अपना पर्स चेक किया, जो वो वही काउंटर पर भूल गई थी जहां पर वो फूलों के उस स्टोर के मालिक से बात कर रही थी। अगर उसका पर्स उसके पास होता तो वो फोन करके स्वरित को अपने पास बुला लेती, लेकिन अब वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए इधर उधर नजरें घुमाने लगी कि कहीं से भी तो उसे कुछ उम्मीद नजर आए। कहीं कोई उसे खिड़की नजर आए जहां से वो भागकर बाहर की तरफ जा सके। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई रोशनदान या फिर कोई खिड़की नजर ही नहीं आ रही थी। धुनकी ने अब तुरंत पीछे की तरफ देखा जहां दरवाजा था। उसे किसी भी तरह बस उस दरवाजे तक भागकर जाना था। वो जोर जोर से दरवाजा बजाएगी तो शायद बाहर से कोई खोल ही देगा, ये सोचकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी उस शख्स ने अचानक से ही नीचे से उसका पैर पकड़ा और उसे जोर से पीछे की तरफ खींचा तो धुनकी दर्द से चिल्लाती हुई नीचे की तरफ गिरी और उसका पूरा बदन एकदम दर्द से तड़प उठा। उसके पेट पर जोर से कुछ लगा, जिसकी वजह से उसकी चीख सच में बहुत ज्यादा तेज निकली थी। उस शख्स के चेहरे पर अब एक बार फिर से डेविल हंसी आ गई। वो हंसते हुए धुनकी की तरफ बढ़ने लगा। वही धुनकी ने जल्दी से खुद को संभाला। उसके सामने किसी का खूबसूरत सा चेहरा था जो हंसता मुस्कुराता हुआ था, और फिर अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज गूंजने लगी, रोते हुए दर्द से तड़पते हुए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो सब याद करते हुए धुनकी पूरी तरह से शिविर करने लगी। उसके हाथ पैर ढीले होने लगे। उसे एक अजीब सी पैनिक सिचुएशन महसूस होने लगी। खुद को संभालते हुए वो पीछे की तरफ सरकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स भी लगातार उसके करीब बढ़ते हुए उस पर झुकने लगा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी भी क्या है बाहर जाने की? पहले जरा थोड़ी मुलाकात मुझसे तो कर लो। तुम यहाँ पर फूल लेने आई हो, लेकिन तुम तो खुद ही एक खूबसूरत सा फूल हो जिसके लिए मैं भंवरा बनने को तैयार हूँ, और तुम्हें तो पता ही है भंवरे को फूल कितने पसंद होते हैं। थोड़ा सा रस मुझे अपना भी तो चखने दो। ये बोलते हुए उसने धुनकी के थाई पार्ट पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसने धुनकी को हाथ लगाया, धुनकी को बहुत ज्यादा गंदा महसूस होने लगा। उस इंसान का टच ही उसे एकदम घटिया लग रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई कीड़ा काट रहा हो। उसने तुरंत उस शख्स का हाथ अपने थाई पार्ट से हटाना चाहा, लेकिन वो शख्स दोबारा उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखकर जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस भावरे को खुद से दूर किया। अब तो इस फूल को सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा दूं इस फूल को? इसे अच्छे से मसल कर रख दूं। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुका। धुन की उस शख्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह से कांपने लगा। वो बस किसी तरह उसके चेहरे को छूना चाहती थी, पर जैसे ही उसने उस इंसान के चेहरे को हल्का सा हाथ लगाया, उस इंसान ने उसकी कलाई को कसकर मरोड़ दिया और अगले ही पल धुनकी एक बार फिर से चिल्ला उठी। उसकी कलाई को अभी भी उस इंसान ने मरोड़ा हुआ था और दर्द से धुनकी की जान निकलने लगी थी। वो रोते हुए बोली, कौन कौन हो तुम? और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तो फिर क्यों ये घटिया हरकत कर रहे हो तुम मेरे साथ? उसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही उस शख्स ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और बोला, क्योंकि मुझे फूल पसंद है। तुम जैसे नाजुक से फूल और उन्हें मसलना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब तुम मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें कुछ कहूँ ना, ऐसा हो सकता है क्या? बस चुप हो जाओ और मुझे इस फूल का रस पीने दो। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन पर और भी ज्यादा इंटेंसली किस करने लगा था, जिसकी वजह से धुनकी को और भी ज्यादा गंदा लगने लगा। उसने खुद को पीछे की तरफ खींचना चाहा, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा पीछे हुई, उस शख्स ने उसकी कलाई को और भी ज्यादा मरोड़ा, तो धुनकी में अब इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद को पीछे की तरफ खींच सके, पर वो उस शख्स के सामने हार भी नहीं मान सकती थी, इसीलिए वो सोचने लगी कि अब वो करे तो करे क्या। उसने कुछ पल के लिए खुद को बिल्कुल शांत किया और उस शख्स की उस घटिया हरकत को बर्दाश्त करने लगी। उसके हाथ दर्द हो रहे थे, लेकिन उसने एक हल्की सी आह भी नहीं भरी और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, जबकि वो शख्स अपनी हदें पार करने लगा था। वो धीरे धीरे उसके क्लीवेज की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अचानक ही वो शख्स एकदम से पीछे हट गया और अगले ही पल उसकी दर्द से चीख भी निकल गई। धुनकी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात दे मारी थी और जैसे ही उसे मौका मिला, वो तुरंत वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगी। उस शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक धुनकी उसकी पकड़ से छूट चुकी थी। धुनकी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। उसे किसी भी कीमत पर उस दरवाजे से बाहर निकलना था। वो दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा बजने लगी, लेकिन कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। पीछे इतना अंधेरा था, उसे अब वो शख्स तो क्या, उस शख्स का साया भी नजर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए बोली, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, यहाँ एक बहुत गंदा इंसान है। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। प्लीज मुझे बचाओ। ये बोलते हुए वो लगातार दरवाजा बजा रही थी, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। वो सामने अंधेरे की तरफ देखते बोली, देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार मारा, अगर अब तुम मेरे पास आए ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये बोलते हुए उसकी खुद की आवाज कांप रही थी और उसे डर लग रहा था। किसी भी पल वो शख्स दोबारा उसके पास आ सकता था। उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा और एक बार फिर से जोरों से दरवाजा बजाया, तो इस बार दरवाजे बाहर से खुलने की आवाज आई। धुन की तुरंत पीछे की तरफ हो गई और अगले ही पल हो दरवाजा खुला, तो उसकी नजर अपने सामने खड़े शख्स पर गई और उसे देखकर वो बिलख कर रोने लगी। वो जल्दी से उस शख्स के सीने से जाकर लग गई। वो शख्स कोई और नहीं, स्वरित ही था। स्वरित ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, क्या क्या हुआ धुनकी? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो और तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? तुम इतनी डरी क्यों हो और ये सब क्या है? तुम ऐसे स्टोर रूम में बंद? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए मिस्टर ओबरॉय। वो इंसान बहुत घटिया है, उसने उसे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बोल रहा था कि मैं फूल और वो एक भंवर। ये बोलते हुए उसकी सांसें अटक रही थी।
स्वरित हैरानी से बोला, ये सब तुम क्या बोल रही हो धुनकी? कहाँ कहाँ है वो इंसान? किसने तुम्हें परेशान किया, मुझे बताओ। ये बोलते हुए वो सामने की तरफ देख रहा था। अब तक उस फैक्ट्री का स्टाफ उस कोल्ड स्टोर की सारी लाइट ऑन कर चुका था। धुनकी ने पलट कर पीछे की तरफ देखा, लेकिन अब उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, वो इंसान यहीं पर था मिस्टर ओबरॉय, बहुत बहुत गंदा था वो। उसने उसने मुझे यहाँ पर टच किया। ये बोलते हुए उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया। स्वरित ने जल्दी से उसे पूरी तरह अपनी बाहों में कवर किया और बोला, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम प्लीज इन सब चीजों की टेंशन मत लो। तुम आओ मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने उसे बाहर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। धुनकी बार बार पलट कर पीछे की तरफ देख रही थी। अभी भी उसे यही डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान उसके पास न जाए, कहीं वो एक बार फिर से उसे गंदी तरह से छूना ना शुरू कर दे। स्वरित उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्यों देख रही हो बार बार? मैंने कहा ना कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम आओ मेरे साथ। ये बोलते हुए वो उसे और भी आगे लेकर जा रहा था। तभी अचानक से धुनकी की नजर सामने की तरफ उठी जहां से उसे स्वरांश आता हुआ नजर आया। स्वरांश को देखकर धुनकी के होश उड़ गए। अगले ही पल उसे वो पल याद आया जब उसने उन घटिया लड़कों की बात सुनी थी जिसे स्वरांश ने भेजा था। धुनकी गुस्से से स्वरांश की तरफ देखने लगी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भी स्वरांश का हाथ है। वही स्वरांश आगे की तरफ आया। जैसे ही उसकी नजर धुनकी और स्वरित पर गई, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। स्वरित को इस तरह से धुनकी के साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो स्वरित की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई? आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? स्वरित जल्दी से बोला, हाँ वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम था, लेकिन अब नहीं। अब फिलहाल धुनकी को मेरी जरूरत है, तो मैं उसके साथ हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। अगर हो सके तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाओ। बहुत सारा काम पेंडिंग है और मैं नहीं चाहता ऑफिस का काम खराब हो। धुनकी उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, रहने दीजिए मिस्टर, आपका ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है। आप अपना काम कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगी। वैसे भी इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, जो ऐसे लोगों से डर जाऊं। लोग तो घटिया होते ही हैं, हम उनका घटियापन देखकर जीना तो नहीं छोड़ सकती ना। ये बोलते हुए उसकी नज़र स्वरांश पर थी और उसके बोलने के लिए स्वरांश को ये बात तो क्लियर हो गई थी कि धुनकी जो कुछ भी बोल रही है वो उसे सुनाने के लिए ही बोल रही है। वो तुरंत बोली, एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कुछ कहा? धुनकी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप तो कुछ कहने के लायक ही नहीं है मिस्टर स्वरांश ओबरॉय। आपसे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी अब। और रही बात आपकी मिस्टर ओबरॉय, ये बोलते हुए उसने स्वरित की तरफ देखा। स्वरित तुरंत बोला, तुम बिल्कुल चुप रहोगी धुनकी, तुम अब कुछ नहीं कहोगी। तुम बस मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बेशक से फिर जो मर्जी हो जाए, अगर होता है मेरा बिजनेस लॉस तो आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये बोलते हुए उसने अगले ही पल धुनकी को अपने गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। स्वरांश उसे देखकर एकदम हैरान रह गया। स्वरित उन लोगों में से था जो बिजनेस में जरा सा भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन आज धुनकी के लिए उसने अपने बिजनेस की भी परवाह नहीं की। अब तो स्वरांश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वही स्वरित अब धुनकी को लेकर बाहर अपनी गाड़ी में आया और उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लोग अब वहां से जा चुके थे और स्वरांश अभी अभी अपनी गाड़ी में आकर बैठा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, इस धुनकी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सच में पूरी तरह से भाई को अपने कब्जे में कर लेगी। पता नहीं क्या जादू किया इसने भाई पर, कि भाई किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं सोच भी नहीं सकता कि स्वरित भाई कभी अपने बिजनेस के प्रति इस तरह से लापरवाह हो सकते हैं। अब ये बात बहुत सीरियस होती जा रही है। ये बोलते हो उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी।
उसने भी अपनी गाड़ी अब वापस पैलेस की तरफ बढ़ा दी थी। वहीं ओबरॉय पैलेस में धुनकी को लेकर स्वरित सीधा ओबरॉय पैलेस आया। धुनकी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, स्वरित उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो उसे अपनी गोद में उठने लगा तो धुनकी उसे रोकते हुए बोली, रहने दीजिए मिस्टर ओबरॉय। अगर किसी को बुरा, उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही स्वरित बोला, अगर किसी को बुरा लगता है तो बेशक से लगे। मैंने कहा ना, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम बहुत मैटर करती हो मेरे लिए, और अगर मेरा तुम्हारे लिए कुछ करना किसी को बुरा लगता है तो आई जस्ट डोंट केयर। ये बोलकर उसने एक बार फिर से धुनकी को अपने गोद में उठा लिया था। जब वो धुनकी को ओबरॉय पैलेस के अंदर लेकर आया तो वसुंधरा जी और वेदिका जी प्रियांशी के साथ वही हाल में ही बैठी थी, क्योंकि वहां पर कुछ ज्वेलर्स आए हुए थे। वो तीनों ही स्वरित और धुनकी को इस तरह देखकर हैरान रह गई। वसुंधरा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और गुस्से से कांपते हुए बोली, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से इस लड़की को अपनी गोद में उठाकर घूमने की? तुम जानते हो ना ये लड़की यहाँ पर सिर्फ काम करती है स्वरित। स्वरित बोला, हाँ मैं जानता हूँ मॉम, ये लड़की यहाँ पर काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान नहीं है। आज सुबह भी इस घर में बहुत तमाशा हुआ, लेकिन अब मैं वो तमाशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं धुनकी के बारे में अब एक लफ्ज भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी धुनकी से कुछ कहा तो उसे मेरा गुस्सा देखना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक सो मॉम कि आप भी मेरा गुस्सा देखना चाहेंगे। ये बोलते हुए स्वरित का चेहरा एकदम गुस्से से भरा हुआ था। वसुंधरा जी हैरान रह गई। एपिसोड 20, तुम भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दो। ओबरॉय पैलेस। स्वरित वसुंधरा जी से कभी कोई बदतमीजी नहीं करता था। वो तो उनकी हर एक बात मानता था, लेकिन आज धुनकी की वजह से वो उनके सामने जुबान चला रहा था। अब उन्हें धुनकी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। वही धुनकी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। स्वरित का उसे गोद में उठाना उसे भी अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो सच में ऐसी हालत में नहीं थी कि वो खुद से अपने कमरे में जा सके। जिस तरह से उस शख्स ने उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे जमीन पर खींचा था, सच में उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। स्वरित धुनकी को लेकर उसके रूम की तरफ चला गया और वेदिका और वसुंधरा जी बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए, जबकि प्रियांशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। स्वरित के लिए धुनकी इतनी ज्यादा मैटर करती है कि उसने उसके लिए वसुंधरा जी को सुना दिया, तो मतलब साफ था कि वो धुनकी को लाइक करता है, और वो तो हमेशा से चाहती थी कि धुनकी की शादी उसके दोनों भाइयों में से किसी एक से हो जाए। हालांकि वो चाहती तो स्वरांश के साथ थी, लेकिन अगर स्वरित के साथ भी हो रही थी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रियांशी भी अब स्वरित के पीछे पीछे धुनकी के रूम की तरफ आई। वही स्वरित धुनकी को बेड पर लिटाकर उसके पैर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पैर पर तो पहले ही बहुत चोट लगी थी और अब देखो कितना बुरा हाल हो गया है। ये बोलते हुए वो जल्दी से कैबिनेट की तरफ गया और वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर आया। वो जब धुनकी के पैर के पास बेड पर बैठा तो धुनकी तुरंत अपना पैर पीछे खींचने लगी, लेकिन स्वरित ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। धुनकी जल्दी से बोली, आप मेरे पैर को हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वरित उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, और जब तुम मेरे सामने ऐसे मुंह चलाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो धुनकी। ये बोलकर उसने धुनकी का पैर अपने घुटने पर रखा और उस पर अच्छे से दवा लगाने लगा। वो दवा लगाकर धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम अपना पैर नीचे जमीन पर नहीं रखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी दरवाजे से प्रियांशी की आवाज आई, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सच में ना ये धुनकी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मुझे बताया एक सर्वेंट ने कि आज सुबह भी इसे चोट लगी थी। अब बताओ ये इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन ये अपना ख्याल नहीं रख सकती। धुनकी ने प्रियांशी को घूर कर देखा जो आग में घी छिड़कने का काम कर रही थी। स्वरित उस प्रियांशी की तरफ घूरते हुए देख तुरंत बोला, उसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं कहा,
सच में धुनकी, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ये बोलते हुए उसने मेडिकल बॉक्स साइड में रख दिया था और धुनकी के पास आकर उसके गाल को हल्का सा छू लिया था। धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई और प्रियांशी के चेहरे पर तो लंबी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बोली, हाय, क्या नजारा है। ये नजारा देखकर तो मेरा मन कर रहा है मैं नजर उतार लूं। तारांकन। धुनकी जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है प्रियांशी, जैसा तू सोच रही है। प्रियांशी जल्दी से बोली, रहने दे, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्या है और क्या नहीं। तो मुझे बेवकूफ मत बना, और भाई मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपको पता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी ये मेरी भाभी बने, और अब मुझे मेरा ख्वाब सच होता नजर आ रहा है। ये बोलकर वो खुश होते हुए वहां से चली गई और स्वरित धुनकी को देखने लगा, जिसने अपना चेहरा हल्का झुकाया हुआ था। उसके गाल एकदम गुलाबी नजर आ रहे थे। स्वरित बेड पर उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़ कर बोला, मैं नहीं जानता प्रियांशी की बातों से तुम्हें कैसा फील हो रहा है और कैसा नहीं, लेकिन मेरी धड़कनें बढ़ गई है धुनकी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब अब सिर्फ प्रियांशी का नहीं, मेरा भी है। ये बोलते हुए उसने धुनकी की तरफ देखा, तो धुनकी ने भी इस वक्त नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए धुनकी का दिल जोर से धड़क उठा। स्वरित मुस्कुराया और बोला, अब तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ, और अगर कहो तो डॉक्टर को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले धुनकी ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, नहीं मिस्टर ओबेरॉय, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अपने ऑफिस जाए, आपको अपना काम खत्म करना होगा। कल से प्रियांशी की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका काम खराब हो। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मुझे घर तक ले आए हैं, इतना ही बहुत है। अब मैं अपना ख्याल रख लूंगी। स्वरित तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा ख्याल तो मैं ही रखूंगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद धुनकी काफी वक्त तक दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसकी लाइफ में ऐसा कोई आया है जो अब उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्या उसे भी स्वरित के लिए एहसास होने लगे हैं? क्या सच में? स्वरित और उसकी शादी की सोचते ही उसने अपना सिर झटक लिया और बोली, ये मैं क्या सोचे जा रही हूँ। मिस्टर ओबरॉय और मैं, अपनी खुली आंखों से ऐसा ख्वाब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से आवाज आई, सही कहा तुमने, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है और हमेशा ख्वाब ही रहेगा। ये आवाज सुनकर धुनकी ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां पर स्वरांश खड़ा था। स्वरांश को वहां पर देखकर वो तुरंत बोली, तुम यहाँ। स्वरांश दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ आया और बोला, क्यों, मेरे यहाँ आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है और मैं अपने घर में कहीं भी आ जा सकता हूँ, और रही बात तुम्हारी प्रॉब्लम की, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट तुम्हें तो अच्छा लगेगा। अब एक भाई को रिझाने में इतनी कोशिश कर रही हो और दूसरा भाई तो बिना तुम्हारी किसी कोशिश की तुम्हारे पास आ रहा है, तो भला तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? उसकी बात सुनकर धुनकी गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही है? मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मैं देख रहा हूँ, मीज लिटिल फिगर, कैसे तुम मेरे भाई के आसपास मंडराती हुई उन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही हो, और काफी हद तक तुम अपनी कोशिश में कामयाब भी हो चुकी हो, लेकिन ये मत भूलना कि स्वरांश ओबरॉय कभी भी कोई भी गेम बदल सकता है। अगर तुम खिलाड़ी हो ना, तो स्वरांश ओबरॉय तो वो खिलाड़ी है जो तुम्हारे और तुम्हारे खेल की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। ये बोलते हुए उसकी नजरें धुनकी के पैर पर थी। धुनकी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। अब स्वरांश उसके पैर के पास आया और अगले ही पल उसने धुनकी का पैर जोर से दबाया तो धुनकी की दर्द से चीख निकल गई। स्वरांश हंसा और बोला, वैसे एक्टिंग कमाल की करती हो तुम। ये बोलकर वो हंसते हुए वहां से बाहर जाने लगा। तभी अचानक से उसे धुनकी की आवाज सुनाई दी, जो खुद दुनिया में सबसे बेस्ट एक्टिंग करता है,
वो मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। उसकी बात सुनकर स्वरांश के कदम रुक गए। धुनकी एक बार फिर से बोली, तुम मेरे खेल की धज्जी उड़ाने की बात करते हो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम जो घटिया खेल मेरे साथ खेल रहे हो उसके पीछे इरादे क्या है तुम्हारे? तुम चाहते क्या हो? लड़कियों को मॉलेस्ट करना तुम्हारी आदत है या फिर तुम्हारा शौक? उसकी बात सुनकर स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने पलटकर धुनकी की तरफ देखा तो धुनकी झट से बोली, क्या हुआ? अभी तक तुम मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे थे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने तुम्हारे बारे में जरा सा कहा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। अपनी सच्चाई सुनी नहीं गई तुमसे। स्वरांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? कहना क्या चाहती हो तुम? धुनकी हंसी और बोली, जैसे तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ। पहले तुमने उस दिन बाजार में मेरे पीछे गुंडे भिजवाए। उन गुंडों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उनसे दूर भागना चाहती थी लेकिन मुझे तो भागने का मौका ही नहीं मिला। मेरे भागने से पहले ही तुम वहां पर आ गए। मेरे सामने हीरो की एंट्री जो लेनी थी, मुझे उन गुंडों से बचाया और मेरे सामने हीरो बन गए। मैं बेवकूफ ये सोचती रही कि मिस्टर स्वरांश ओबरॉय कितना बढ़िया इंसान है। एक लड़की को प्रॉब्लम में देखकर बेशक से उस वो लड़की पसंद नहीं, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की की कितनी हेल्प की, गुंडों को अकेले मजा चखा दिया और फिर दूसरी बार तुमने मेरा लहंगा खराब किया। एक्चुअली मेरा नहीं प्रियांशी का, लेकिन उस पर काम मैं कर रही थी। पता नहीं तुम्हें मेरे से क्या ही प्रॉब्लम हुई कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि जिस लहंगे को तुम खराब कर रहे हो वो तुम्हारी बहन का ड्रीम लहंगा है। वो तुम्हारी बहन का ड्रीम आउटफिट है। तुमने उसे एकदम खराब कर दिया सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम बिगाड़ने के लिए। स्वरांश गुस्से से बोला, वॉट रूबश सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास किए जाओगी। चुप हो जाओ वरना। धुनकी जल्दी से बोली, वरना क्या? क्या करोगे? मुझे इंसल्ट करोगे? उसके अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? बट सॉरी, उसके अलावा भी तुम्हें कुछ आता है और वो है लड़कियों को मॉलेस्ट करना। आज फ्लावर फैक्ट्री में तुमने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी ना? आई कैन फील योर टच। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ वो तुम ही हो जिसने कोल्ड स्टोर में मेरे साथ बदतमीजी। ये बोलते हुए वो गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वरांश ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ा और उसे धकेलते हुए पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। उसने धुनकी को दीवार से लगाया और गुस्से से उसके ऊपर झुकते हुए एकदम दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? जैसी तुम खुद हो वैसे ही तुमने दूसरों को भी सोच रखा है क्या? क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें टच किया। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे सामने खड़ा इंसान कौन है। स्वरांश ओबरॉय। स्वरांश ओबरॉय जिसके सामने लड़कियां एक पल नहीं लगती अपने बदन से कपड़े गिराने में। अगर एक इशारा करूं ना तो लड़कियां सब कुछ छोड़कर मेरे बिस्तर पर आने को तैयार हो जाए। तुम जैसी लड़कियां तो पता ही नहीं मैं कितनी रोज रिजेक्ट करता हूं। स्वरांश ओबरॉय हूँ मैं, स्वरांश ओबरॉय जिसके लिए लड़कियां पागल है, और मैं तुम्हें टच करने के लिए, तुम्हें फील करने के लिए, तुम्हें मॉलेस्ट करने के लिए उस कोल्ड स्टोर में आया। वाह, ऐसी स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। ये बोलकर वो हंसने लगा। उसने अपना हाथ धुनकी के चेहरे से हटा दिया था। धुनकी उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, हकीकत है ये तुम्हारी। वो घटिया हकीकत, इसके बारे में कोई नहीं जानता, तुम्हारा भाई भी नहीं। बट यू नो वॉट, अब तुम्हारी इस घटिया हकीकत को सब जानेंगे, क्योंकि सबको मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। उसकी बात सुनते हुए स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अपने कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, किसी लड़की की मर्जी के साथ भी नहीं। उसे तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लड़कियां उस पर मरती थी उसको हासिल करने के लिए, किसी भी हद तक चली जाती थी, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया। लेकिन आज एक लड़की उसके सामने उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगा रही थी। धुनकी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही है कि जब सबको तुम्हारी हकीकत,
तुम्हारा कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा कि कितना गिरा हुआ कैरेक्टर है तुम्हारा, तो उन्हें कैसा फील होगा मिस्टर ओबरॉय और प्रियांशी। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ स्वरांश ने उसके गाल पर जड़ दिया और धुनकी की दर्द से आह निकल गई। स्वरांश अब तुरंत उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन को कसकर दबाते हुए बोला, अब तुमने अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो तुम्हारे मोलेस्टेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मर्डर मैं जरूर कर दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपने जबड़े कस लिए थे। आज तक उसे किसी पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया था जितना आज धुनकी पर आ रहा था। धुनकी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वरांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। धुनकी की गर्दन को उसने इतना ज्यादा कसकर दबा दिया था कि उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। उसका पूरा चेहरा दर्द से तड़प रहा था और उसका पैर जो पहले से ही ठीक नहीं था वो तो अब और भी ज्यादा दर्द करने लगा था। उसे यूं तड़पते हुए देखा स्वरांश को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसने एक झटके में धुनकी को छोड़ा और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज तो छोड़ दिया मैंने तुम्हें, लेकिन आइंदा अगर कभी तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया ना तो आई प्रॉमिस तुम और तुम्हारा पूरा खानदान पता भी नहीं चलेगा कि गायब कहाँ हुआ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और धुनकी बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी गर्दन पर स्वरांश की उंगलियों के निशान छप चुके थे और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ स्वरांश उसे ही टॉर्चर कर रहा था, उसके साथ जबरदस्ती और मॉलेस्ट जैसी चीज कर रहा था, और दूसरी तरफ खुद को शरीफ बना रहा था। उसने सोच लिया था कि वो स्वरित को अब स्वरांश के बारे में बताकर ही रहेगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहता जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश अपने कमरे में आया और आते ही उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। तभी वेदिका उसके कमरे में आई और उसे यूं गुस्से में देखकर हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, क्या हुआ स्वरांश, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? ये बोलते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। स्वरांश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? उसने कहा कि मैंने उसे मॉडेस्ट करने की कोशिश की, मैंने उसे मॉलेस्ट किया। ओ गॉड, ये लड़की अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। वेदिका उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, जब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है तो तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस करने में क्या प्रॉब्लम है? स्वरांश, तुम भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दो और उस लड़की को बता दो कि आखिर उसकी औकात क्या है। उसकी बात सुनकर स्वरांश उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।